नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए आप क्या बनाएं स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़ेंगे उनका परिचय करा दें। आज हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बाजार अगले हफ्ते में आपसे बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे तमाम जो सहयोगी हैं अलग अलग सेक्टर्स पर हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन था। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा टूटकर बंद हुआ तो सेंसेक्स करीब 750 अंक गिरकर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों की बात की जाए तो जोरदार धुनाई से बैंक निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा आज लुढ़का। एफआईआईज डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 636 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1290 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। तो बाजार में जो आज ये मुनाफा वसूली हावी रही है, कौन से सेक्टर में कैसा मूवमेंट देखने को मिला है, जरा समझते हैं बाजार की आज की चाल। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का। आशीष, जरा बताएं आज बाजार में खबरों के चलते कहां था सबसे ज्यादा एक्शन? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 49,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी को अगर आप देखें तो 14,400 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली और पूरे दिन अगर आप देखें तो बिकवाली का जो ट्रेंड है वो बरकरार देखने को मिला। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है भरपूर था बाजार में। खास तौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको सबसे पहले बताए, महिंद्रा ईपीसी, देखिए आपको बजट के हिसाब से सस्ता स्टॉक बताया था, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। बजाज ऑटो आपको सिमी जी ने बताया था, हीरो मोटो राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आपको सच्चिदानंद ने बताया था और यहाँ पर देखिए काफ़ी बढ़िया एक रुझान देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो लगातार 3 सत्रों से ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस बनते हुए नजर आ रहा है। नतीजों के बाद आप देखिए बजाज ऑटो है, हीरो मोटो है, यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। टीवीएस मोटर्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान तेज़ी देखने को मिली। टायर स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजेंगे और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो जे के टायर कंटिन्यूस 4 सत्रों से यहाँ पर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। आज भी अगर देखें तो दिन के दौरान 20% तक की तेज़ी देखने को मिली। अपोलो टायर्स के बारे में मैंने आपको बताया। सीएट और टीवीएस सी चक्रा में भी अगर आप देखें तो खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन मेटल स्टॉक्स में दबाव बरकरार देखने को मिल रहा है। लगातार बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्ते में अगर आप देखें तो स्टील स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी, लेकिन आज सेल में देखिए फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार की वीकनेस को लीड किया। मैंने जैसा कि बताया कि बैंक निफ्टी ने गिरावट के दौर को आउट परफॉर्म किया। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लगभग सभी बैंकों में गिरावट देखने को मिली। हाई बीटा एनबीएफसी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला। एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी गिरावट रही। रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पिछला एक हफ्ता काफ़ी अच्छा था, स्टॉक में लगातार तेजी थी, लेकिन आज ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिनिक्स मिल्स, डीएलएफ में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। अंत में सरकारी स्टॉक्स अगर आप देखें तो बीएचईएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, यहाँ पर भी गिरावट रही। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो सिर्फ एक ऑटो सेक्टर ऐसा रहा जहाँ पर तेजी रही, बाकी सभी सेक्टर में अगर आप देखें तो गिरावट का रुझान देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सेक्टर में आज हमने देखा मुनाफा वसूली हावी रही। आज के खास एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख करते हैं। संदीप जी, इसी हफ्ते हमने देखा 50,000 का लेवल भी सेंसेक्स का और शुक्रवार आते आते भारी मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिली है। बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त बाजार में? साथ ही हमेशा की तरह हम आपसे सोमवार के लिए इंट्राडे पिक जानेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जाए। देखिए, बाजार में ये संकेत तो आ रहे हैं कि अब कॉशियस रहना चाहिए और आज जो एफआईआई का डेटा आया है उसको देखकर तो लग रहा है कि देखिए कैश सेगमेंट में जनरली वो लोग बाइंग में रहते थे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में थोड़ी मिक्स्ड सी पोजीशन रहती थी, बट आज क्लियर कट उन्होंने इंडेक्स में भी सेलिंग की है, फ्यूचर्स में भी सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में। सो ओवरऑल कॉशियस रहने का समय है और 50,000 का एक अहम टारगेट था जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। 50,000 यहाँ पे भी हुआ, फिर वहां पे भी जो यूएस प्रेसिडेंट है उनकी इनकमिंग वो हुई, उसकी वजह से भी थोड़ा सा
एक एक्साइटमेंट जो था वो भी अब खत्म हो रहा है, सो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है मार्केट्स में। सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा कॉशियस रहें, ओवर बुलिश होके, ओवरबोर्ड होके एग्रेसिवली काम नहीं करें। एंड उसी हिसाब से मैंने थोड़े से, आज भी देखिए आज के मार्केट में एचयूएल जैसा स्टॉक अच्छा खासा बंद हुआ, अच्छे खासे तेजी के साथ, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स की तरफ भी अब नजर बन रही है। और आज ऑटो ने जरूर से कमाल दिखाया, बट यस मैंने मैरिको उसी तर्ज पे इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लाया हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एफएमसीजी, फार्मा ये सब चलेंगे। तो पहला मेरा जो एफएनओ स्टॉक है इंट्राडे का वो है मैरिको, जो कि 419 के लगभग आज बंद हुआ है, 430-35 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। और नेटको फार्मा, अगेन फार्मा, जैसा कि मैंने कहा डिफेंसिव्स की तरफ ध्यान दें, तो 905 पे क्लोजिंग हुई है, 925-30 का टारगेट लगाएं और 890 का स्टॉप लॉस इंट्राडे पिक के तौर पे। और एक बहुत बढ़िया स्टॉक जो कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, बट मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे जेन साहब के जेम्स में भी स्टॉक को रेकमेंड किया, टारगेट्स भी अच्छे हुए हैं और बहुत बढ़िया आज टेक्निकली बंद हुआ है। पोजिशनली मुझे बहुत बढ़िया लगता हुआ टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, टीसी। सो 259 के लगभग बंद हुआ है, 290, 310 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर। तो हमेशा की तरह इंट्राडे में संदीप जी के जो दो पिक्स हैं, मैरिको में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं इंट्राडे, और नैटको फार्मा में सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इंट्राडे खरीदारी करें, और हफ्ते भर की खरीदारी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग में पोजिशनल व्यू रखने की वो दे रहे हैं सलाह। जारी रहेगी बातचीत संदीप जी से। उसके पहले कुछ और खबरों का जरा रुख कर लेते हैं। बंधन बैंक से जुड़ी खबर, बंधन बैंक की कॉल में पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें सामने आई हैं, समझना जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंपनी पर। देवांशी से जरा जानते हैं पूरी खबर। देवांशी। बंधन बैंक के स्टॉक में आज काफी गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था। आप देखिए कल इसके नतीजे आते हुए दिखे थे, ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे थे, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेके काफी चिंता बनती हुई दिखी। और साथ ही आज जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हुए दिखे उसमें भी हमने देखा कि कुछ हाईलाइट्स बाहर आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर पॉजिटिव्स की बात करें नंबर्स में, तो हमने देखा इनकी जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं उसमें इस बार 30% तक की बढ़त होती हुई दिखी थी, जिसके चलते इनके मार्जिन को इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, सहारा मिलता हुआ दिखा है। साथ ही ब्याज से आय यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 35% की बढ़त है, ये पॉजिटिव नंबर्स आते हुए दिखे। साथ ही एयूएम की अगर बात करें तो 23% की बढ़त थी, जो कि अनुमान से हल्के से ज़्यादा नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो 90% की कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक ने बताई है कि इस बार आती हुई दिखे, उससे भी ज़्यादा 80% उनके जो ग्राहक हैं उन्होंने लोन पूरी तरह से चुका दिया है, बाकी 13% जो है उन्होंने पार्शियली लोन रीपेमेंट कर दिया है। तो इसी के चलते जो कंसर्न है वो उनको थोड़ा सा कम लग रहा है। अनिश्चितता थी, इसी के चलते इन्होंने इस बार जो प्रोविजनिंग की है वो 1070 करोड़ से भी ज़्यादा की है, जो कि आने वाले समय में रोल बैक भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रिकवरी काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। साथ ही मैनेजमेंट का पूरा भरोसा है कि आने वाली तिमाही में अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि चौथी तिमाही बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है। और इसी के चलते हम देखेंगे कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ेगी, एनपीएस बढ़ेंगे, लेकिन कुल क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 5% से नीचे ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अच्छी रिकवरी आने के चांसेस पूरे मैनेजमेंट को लग रहे हैं। लेकिन इस बार नेगेटिव रिजल्ट्स और कॉन कॉल में क्या होते हुए दिखे, सबसे पहले असम और वेस्ट बंगाल, जहां पे सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस की चिंता बनती हुई दिख रही है, वो चिंता के चलते हमने देखा ये मेजर नेगेटिव था। प्रोफोमा अगर आप देखें तो 7% से भी ज़्यादा के एनपीएज आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही आप देखिए जनवरी में बंगाल में करीब 89% के रिकवरीज होते हुए या कलेक्शन एफिशिएंसी आती हुई दिख रही है। और असम की अगर बात करें तो 80% से भी कम के कलेक्शन एफिशिएंसी के फिगर्स आते हुए दिखे हैं। कई ऐसे ग्राहक थे जिनको ये लग रहा था कि ऑलरेडी वेवर मिल चुका है और इसी के चलते उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया है, और वहाँ पे रिकवरी करने के चांसेस थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। और आखिर में आप देखिए, अगर आप देखें तो जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो भी थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखे थे नतीजों के बाद। सीएलएस से नोमरा दोनों ने जो ईपीएस का अनुमान है FY21 के लिए उसमें कटौती की है। सीएलएस ने 15% की कटौती की है FY21 के ईपीएस में, और नोमरा की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस बार अपना जो ईपीएस का अनुमान है वो घटा दिया है। कई ऐसे ब्रोकिंग हाउसेस हैं जिन्होंने अपने जो टारगेट प्राइजेस हैं वो भी घटा दिए हैं। तो इन ऑल हमने देखा कि नतीजे आने के बाद नेगेटिव रिएक्शन इस स्टॉक ने दिखाया है। जी बहुत शुक्रिया देवांशी पूरी खबर और डिटेल में बताने के लिए। संदीप जी, बंधन बैंक पर आपका आउटलुक कैसा और क्या किया जाना चाहिए स्टॉक में? जब से कोरोना काल शुरू हुआ था, मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, मैं थोड़ा एनबीएफसीज को लेकर मैं बुलिश नहीं था, और मैं जल्दी से रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूं। तो थोड़े से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रेकमेंड किया, तो बंधन बैंक
इनफैक्ट जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनी है, दे आर वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेगमेंट्स। और अभी भी देखिए, भले ही जो डेटा आ रहे हो, फिगर्स आ रहे हो, मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से बहुत ज्यादा पिक्चर खराब नहीं लगती, बट जो चैनल चेक्स है, जो जमीनी हकीकत है, मैं थोड़ा अलग तरीके से इस चीज को क्रॉस चेक भी किया हूं, तो मुझे लगता है कि चीजें इतनी बेहतर नहीं है जितनी दिख रही है। जो मार्केट को शायद अनुमान है, तो ओवरऑल इतना बड़ा करेक्शन आया है, सो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगता है कि बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, अगर होल्ड भी करे तो लंबे समय के लिए होल्ड करें, चीजें बेहतर होने में, ठीक होने में टाइम लगेगी। बट फ्रेश बाइंग इतनी करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं माउथ वाटरिंग हो जाती है, बट मैं नहीं कहूंगा कि बॉटम फिशिंग करें इन लेवल्स। जी चलिए, बंधन बैंक पर तो बातचीत हुई, लेकिन बजाज ऑटो का रुख करते हैं। हमने देखा शेयर में शानदार तेजी दिखी, जो रफ्तार पकड़ी है बजाज ऑटो ने, शानदार नतीजे भी पेश किए। सीधे रुख करते हैं कुशल का और जानकारी लेने के लिए। कुशल, जरा बताएं बजाज ऑटो में शानदार तेजी की और वजहें क्या हैं? जी, तो आज बाजार में भारी गिरावट के बीच भी आप देखिए टू व्हीलर स्पेस जो है चमकता हुआ नजर आया। खासकर बजाज ऑटो शानदार इन्होंने अपने नंबर्स घोषित किए Q3 के। आप देखिए Q3 में 6.87 लाख यूनिट्स के साथ इनका रिकॉर्ड एक्सपोर्ट आंकड़ा आता हुआ नजर आया। और यही नहीं, कंपनी ने जो मुनाफा दर्ज किया है 1556 करोड़ रुपए का, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। तो दो बड़ी चीजें जो है बजाज ऑटो के नतीजों में देखने को मिली। और साथ साथ कंपनी की जो प्रीमियम मोटरसाइकिल है उसमें जो है मांग मजबूती के साथ बरकरार रही। साथ ही घरेलू बाजार में जो इनका मार्केट शेयर है 17.5% से बढ़कर 18.6% पर जाता हुआ नजर आया। यही नहीं, कंपनी का जो 3 व्हीलर डिवीजन है वहां पर भी अब क्लियरली रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और रिकवरी वहां पर एविडेंट हो रही है। इनफैक्ट अगले 2 से 3 महीनों में इन्होंने जो मार्च में बुकिंग शुरू की थी, जो ई स्कूटर है इनका चेतक का, उसकी वापस से बुकिंग जो है अब रिज्यूम होती हुई नजर आएंगी। साथ ही अगर आप देखिए तो जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले, इन दोनों ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 4400 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड ये बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। आप यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये बन रही है कि टू व्हीलर सेगमेंट के लिए ओवरऑल किस तरह के आगे के लिए ट्रिगर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जो इनकी बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी की एक्सपेक्टेशंस है उस पर क्या कमेंट्री आती है। और साथ ही जो टू व्हीलर्स पर जीएसटी लगाया जाता है 28% का, वहां पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री आती है कि फर्दर जीएसटी हो सकता है टू व्हीलर्स पर रिड्यूस हो, तो ये इनकी डिमांड्स पर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यही नहीं, अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस वाइज भी अभी भी बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प 23-25 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट 35-40 के पी पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर दोनों ऑटो कंपनियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो ये बड़े ट्रिगर्स हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए। बहुत शुक्रिया इस पर और जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट संदीप जी, कमजोर बाजार में भी हमने देखा ऑटो शेयरों ने आज रफ्तार पकड़ी और शानदार नतीजों के बाद तो बजाज ऑटो बना 10% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। बजाज ऑटो पर आपकी राय, क्या किया जाना चाहिए और ऑटो सेक्टर में ओवरऑल आपकी कोई पसंद? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस शो में जब भी ऑटो सेक्टर के ऊपर बात होती है तो मैं टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का नाम लेता हूं, और 4 व्हीलर्स में मैंने हमेशा से ही मारुति का नाम लिया है, क्योंकि देखिए ये बेसिक व्हीकल्स है और जो पर्सनल मोबिलिटी वाली जो थीम है वो चली है, फिर भारत की थीम चल रही है, जिस तरीके से अच्छे मॉनसून, अच्छे फसल और जो रूरल इनकम बढ़ रही है, तो उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये स्टॉक्स होते हैं। फिर बजाज ऑटो के साथ रूरल मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छी पकड़ है, गजब के रिजल्ट्स थे। तो आई एम वेरी श्योर अभी भी जो कुशल ने अभी कहा कि बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस पे है, क्योंकि 24-25 के पी मल्टीपल, जीरो डेट कंपनी, 13-14% की कैकेट से ग्रो करने वाली, अच्छी रिटर्न नंबर्स देने वाली कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट और इंडिया जैसा मार्केट, तो वहां पे ये वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन स्टॉक्स को लेना चाहिए, बाय और डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। अभी ओवर हीटेड हो रखा है, मार्केट्स भी करेक्ट कर सकते हैं, तो रणनीति यही है कि नाम और ये सब ध्यान रखें कि जैसे ही भाव एक बार नीचे आते हैं, करेक्शन आता है, थोड़ी गर्मी कम होती है, तो बिल्कुल लेना है और ये स्टॉक्स को भारत का प्ले के हिसाब से लेना चाहिए। जी, तो बजाज ऑटो और पूरे ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर काफी पॉजिटिव हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोकॉन का रुख करें। हमने देखा शेयर 11% आज टूटा और साथ ही बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एमडी ने वैचारिक मतभेद के चलते इस्तीफा भी दिया और मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री भी रही। जरा पूरी खबर और अच्छे से समझते हैं, हमारी सहयोगी देवांशी से। देवांशी, जरा बताएं बायोकॉन के नतीजों में निराशा क्यों रही?
बायोकॉन के स्टॉक में आज करीब 10% तक की गिरावट देखने मिली थी और इसकी कई वजह थी। सबसे पहले तो आप देखिए जो नतीजे थे वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे थे। कंपनी के एमडी ने रिज़ाइन किया था और साथ ही जो कॉन कॉल होते हुए दिखे उसमें भी थोड़े से नेगेटिव कंसर्न्स ज़रूर बिल्डअप होते हुए दिखे। सबसे पहले जो खबर आई थी एमडी की, मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का जो बायोलॉजिक सेगमेंट है जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अहम है, उनके एमडी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और साथ ही जो रीज़न साइड किया था वो भी काफ़ी अहम था। उनका कहना था कि जो चेयरपर्सन है उनके साथ थोड़े मतभेद थे, इसी के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसको मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट की तरीके से लिया था। मैं आपको बता दूं कि जो बायोलॉजिक सेगमेंट है उन्होंने हाल ही में काफ़ी पूंजी जुटाई है। कुछ समय में आईपीओ भी लाने की बातचीत होती हुई दिख रही थी और इसके जो वैल्यूएशंस है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे थे। ये कंपनी का एक अहम हिस्सा बताया जा रहा था और इसी के चलते ये सेंटिमेंटली काफ़ी नेगेटिव खबर थी। नतीजों की अगर बात करें तो इस बार इनका जो मुनाफा है वो 19% तक कम होता हुआ दिखा। आय में हल्की सी 8% की बढ़त थी जो कि अनुमान से कम थी, लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार 10% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स भी अनुमान से कम आते हुए दिखे 21.5% पे। जेनरिक्स कारोबार ने इस बार काफ़ी खराब प्रदर्शन दिया था। आने वाले समय में देखना होगा कि जेनरिक कारोबार का परफॉर्मेंस किस तरह से आता है, लेकिन जो कॉन कॉल थी उसमें भी आप देखिए इनका कहना था कि बायोकॉन का जो बायोलॉजिक्स कारोबार है उसके आईपीओ के लाने में थोड़ी सी देरी और हो सकती है। गाइडेंस में भी डिलेज होते हुए दिखेंगे और साथ ही जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे टेंडर मिलने में थोड़ी सी और देरी हो सकती है। जेनरिक कारोबार में इस बार भी हमने देखा थोड़ी सी गिरावट थी। सेकेंड हाफ में हम देख रहे हैं जेनरिक कारोबार थोड़ा सा नरम परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ वजह थी जिसके चलते हमने देखा बायोकॉन के शेयर में आज 10% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। बहुत शुक्रिया बायोकॉन पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका देवांशी। आगे बढ़ते हैं, अब शो में देखते हैं खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज बताएंगे? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। बैंक निफ्टी पे एक पुट ऑप्शन और लुपिन में एक कॉल ऑप्शन का मैं सजेशन दे रहा हूँ। ये ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि अमेरिका क्या क्लोज होता है और एशिया मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं, और हमारा निफ्टी जो सिंगापुर कोर्ट होता है वो क्या बता रहा है। तो ये सब सुबह अनिल जी आपको बताएंगे। अगर वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में मंदी बोलते हैं तो आपको ये पुट लेना है। ये प्योरली कंटेंजेंट है। अगर सुबह अनिल जी इसमें नहीं इससे सहमत होते हैं तो आपको काम नहीं करना है। ठीक है जी। तो आपको लेना है जनवरी का 28 जनवरी का 31,000 का पुट बैंक निफ्टी में 316 रुपए पे। टारगेट रहेगा इसका 475 और आपको स्टॉप लॉस रखना है 170 रुपए का। ध्यान रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि भले ही बायोकॉन के नतीजे अच्छे नहीं हो, वो नीचे था, लेकिन फार्मा के अन्य स्टॉक्स में थोड़ी तेजी थी। तो लुपिन में मैं कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जनवरी की आपको 1100 की कॉल आप खरीदिए, लेने का सजेशन देता हूँ। 59 रुपए पे ये क्लोज हुई थी आज। 45 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए और 80 का टारगेट रहेगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कॉल, दोनों ही आपके लिए। धन्यवाद, जय हिंद। आइए जानते हैं शो में सोमवार के लिए बाजार पर क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। सीधे रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी स्वागत है आपका। भारी मुनाफा वसूली हमने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखी। अगले हफ्ते के लिए बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिका में किस तरह से संकेत मिलते हैं, कैसे वहां पर सेशन रहता है और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह की शुरुआत करते हैं। एफआईज के डेटा भी लंबे समय बाद देखने लायक होंगे और अगला हफ्ता इंटरेस्टिंग है। मंगलवार को गणतंत्र दिवस की वजह से बाजार बंद है। मंथली एक्सपायरी है गुरुवार को और अगले सोमवार को फिर इसके बाद तुरंत बजट आता हुआ दिखेगा 1 फरवरी को। तो इन सारी इवेंट्स के पहले बाजार अपने आप को तैयार करते हुए नजर आएगा। अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार बंद हुए। अब इमीडिएटली
14,275 14,350 बाजार के लिए सपोर्ट रेंज है, वो होल्ड हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर चूंकि कमजोरी के साथ ऑलरेडी ट्रेड हुआ है, 31,000 आखिरी उम्मीद आप कह सकते हैं, उसके नीचे कमजोरी और बढ़ने के आसार हैं। अब बड़ा सवाल है कि रिकवरी आई तो कितनी, 32,500 32,550 ऊपर की तरफ, माफ कीजिएगा 31,500 31,550 बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ पहली रुकावट है। इसके पार निकलकर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो ही थोड़ा सा पहले रिकवरी का या हल्की मजबूती का संकेत मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल है, तो निफ्टी के लिए 14,500 के पार निकलकर टिकना जरूरी है। एक चीज और अच्छी दिख रही है वो ये कि निफ्टी उतना कमजोर नहीं दिख रहा जितना बैंक निफ्टी है, तो ट्रेड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कमजोरी की तरफ बैंक निफ्टी ज्यादा है। और कम कमजोरी या हल्की मजबूती की बात करें तो निफ्टी अच्छा है। अभी भी अच्छी बात यह है कि निफ्टी पर अभी तक तेजी का ट्रेंड बदला नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी से जो प्रेशर है अब अगले हफ्ते सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या नतीजों के सीजन में कुछ अच्छे नतीजे बाजार को सहारा देकर फिर से ऊपर ला सकते हैं, पहला। दूसरा, एफआईज के फ्लोज किस तरह से रहते हैं, और तीसरा ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि बजट से पहले हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम करने की जो टेंडेंसी है वो बाजार में दिखी है। तो अगले हफ्ते प्री बजट एक्शन पूरा बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बनता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। संदीप जी, अब आपसे जानेंगे लंबी अवधि की खरीदारी कहां करें? बिल्कुल, जब मैं शुरुआत में कमेंट्री दे रहा था तो मैंने यही बोला कि मैं अब डिफेंसिव के साथ जाऊंगा, और उसी तर्ज पे मैं जो लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक फार्मा पिक ही है, ग्लैक्सो फार्मा। देखिए, ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा चला नहीं है, बहुत कंसोलिडेटेड है और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास है, जो कि 1500 के लगभग भाव चल रहे हैं। तो 1400 1450 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। मार्केट में करेक्शन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर चलेगा मार्केट तो ये भी चलने की पूरे लिए टेक्निकली स्ट्रांग है, और फंडामेंटली तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। एमएनसी है, ग्लैक्सो है, और आप देखिए मुझे जो बढ़िया चीज लगती है, इनके रिटर्न नंबर्स बढ़िया है, और कुछ इनका जो ग्रोथ के नंबर्स है वो थोड़े से अदर इनकम के कुछ एडजस्टमेंट्स 2 साल में थे उसकी वजह से डिफरेंट दिखते हैं, बट ओवरऑल सितंबर के नंबर्स भी ठीक ही थे। एंड एफआई इनकी जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 75% है, जो कि जनरली एमएनसी फार्मा में और एमएनसी कंपनीज में रहता है। एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाई है रिसेंटली, सो ओवरऑल डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 1.25% के लगभग। सो ओवरऑल और जीरो डेट कंपनी है, इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे 6 से 9 महीना 12 महीने के अवधि के लिए इसको 1850 के लिए खरीदना चाहिए। जीएसके फार्मा में लंबी अवधि की खरीदारी संदीप जैन की पसंद। आइए अब देखते हैं कि सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से बात करते हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है। सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी कहां बनाएं? ओके, देखिए, वैसे मुझे लग रहा है कि आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है जो करंट लेवल से लिया जा सकता है। 210 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है, जो 6 रुपए के करीब मिल रहा है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे 12 रुपए के। जी, आईटीसी पर सोमवार को ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह श्रीकांत चौहान की। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। संदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए इस शो में बस इतना ही। सोमवार को बाजार आज और कल में फिर से होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।